मित्रों नमस्कार। मैं AR मिश्रा इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। भारत बाकी चीजों का तो बहुत बड़ा हब है ही, कैंसर से जूझ रहे लोगों का भी एक बहुत बड़ा हब है, क्षेत्र है। और खुशी की बात यह है कि इस क्षेत्र में चिकित्सा देने वाले विशेषज्ञों की संख्या भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सामान्यतः ब्रेस्ट कैंसर का नाम सुनते ही किसी महिला या उनके परिवार वालों के हाथ पांव फूलने लगते हैं, लेकिन जिस समय इस बात की जानकारी मिले, उस समय अगर हम सही दिशा में कदम उठाएं, उनके इलाज की तरफ या उससे बचाव की तरफ, तो बाकी जिंदगी न सिर्फ उस महिला की बल्कि उस महिला के परिवार की जिंदगी भी खुशहाल हो जाए। कई बार परंपरागत बातों की वजह से, कई बार हिचक की वजह से और कई बार अन्य दकियानूसी बातों की वजह से महिलाएं पहल नहीं करती हैं, आगे नहीं आती हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि जागरूक होकर अपने शरीर की जानकारी भी रखनी चाहिए, और अगर किसी तरह की दिक्कतें हैं, परेशानी है, तो उसका हल भी किया जाना चाहिए। आज हमारे साथ हैं ब्रेस्ट कैंसर की विशेषज्ञ डॉक्टर श्रेया सरदाना। आप दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 5 में स्टार कैंसर केयर के नाम से एक संस्था चलाती हैं और आप उसकी डायरेक्टर हैं। आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में हर साल की तरह इस साल भी आपने एक विशेष रूप से महिलाओं के ब्रेस्ट कैंसर चेकअप के लिए एक विशेष कैंप लगवाया था, और जिसमें काफी तादाद में महिलाएं आई और अपना निरीक्षण भी करवाया। आइए डॉक्टर श्रेया जी से जानते हैं कि कैसे इस विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है, किस प्रकार के इसके लक्षण होते हैं और कैसे इसकी रोकथाम समय रहते की जा सकती है। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर श्रेया सरदाना है और मैं एक ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ। तो जैसे कि मिश्रा जी ने आपको बताया कि इंडिया में, हमारे भारत में ब्रेस्ट कैंसर की जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इंसिडेंस बहुत ज़्यादा हो गया है, और ये कहा जा रहा है कि 2025 तक हर 8 में से 1 महिला को ब्रेस्ट कैंसर होने वाला है जी। तो जब इतना ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमन कैंसर बन चुका है इंडिया में, तो ऐसे में स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स जो हैं इनका बहुत बड़ा रोल है। अब स्क्रीनिंग प्रोग्राम क्या होता है? ये होता है कि जो कैंसर बनने से पहले ही उसको डिटेक्ट कर ले। ब्रेस्ट कैंसर के जो मोस्ट कॉमन पेशेंट को जो सिम्टम आते हैं वो गांठ होती है या फिर निप्पल के रास्ते ब्लड का आना। यही मोस्टली 2 कॉमन मरीज जो है इसी 2 कॉमन सिम्टम के साथ आते हैं। लेकिन ये सब होने से पहले ही अगर हम डिटेक्ट कर लें तो वो पॉसिबल है मैमोग्राफी के थ्रू, जिस चीज का आज फ्री कैंप हर विमेंस डे, महिला दिवस पर हम ये इसे लगाते हैं मार्च के महीने में। तो आज 10 मार्च को संडे को हमने ये कैंप लगाया, जहाँ पे बहुत सारी 40 से ऊपर की जो भी महिला थी उसका एक्सरे मैमोग्राफी किया गया, जो सबसे जल्दी ब्रेस्ट कैंसर को जब सिम्टम्स भी नहीं आए हैं उसको डिटेक्ट कर लेता है। जी जी। सामान्यतः डॉक्टर साहब आप जानती हैं कि महिलाओं में झिझक ज्यादा होती है, वो परिवार के दूसरे सदस्यों के बारे में ज्यादा सोचती हैं, अपने बारे में कम सोचती हैं, और खास करके जब ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ी हुई बात आती है तो उनमें और ज्यादा झिझक होती है। वो कई बार वो बोलती भी नहीं, अपने पति से भी नहीं बांटती हैं इस बात को, और जब बात ऊपर जाने लगती है तब उनको लगता है कि अब हमें इलाज करवाना चाहिए। तो इस दिशा में एक स्वयं आप महिला हैं, तो उनको क्या सजेशन देंगी, क्या सलाह देंगी कि महिलाएं जो हैं कैसे अवेयर रहें इसके प्रति? सबसे पहले तो ये कोई शर्म की बात नहीं है, हमारा ही शरीर है और इसे स्वस्थ रखना हमारी ही जिम्मेदारी है। ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमन कैंसर बन चुका है इंडिया में, और 50% जो हमारी पॉपुलेशन है वो लेडीज है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं चीज़ कहना चाहती हूँ कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, मतलब कि हर महीने अपने माहवारी के 10 से लेकर 14 दिन के बीच में
जिनको अभी माहवारी होती है, पीरियड्स आते हैं, जिनको नहीं आते वो कभी भी महीने का एक दिन फिक्स कर लें कि नहाते समय शीशे के सामने खड़े होके अपने ब्रेस्ट को जरूर देखें कि कुछ अलग तो नहीं दिख रहा, उन्हें हाथ लगाकर देखें कि कोई गांठ तो नहीं पता चले। छोटी से छोटी गांठ बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कैंसर हो या ना हो। आपको अगर गांठ फील हो रही है, आपको किसी ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट के पास अवश्य जाना चाहिए। गांठें बहुत सी तरह की होती हैं, ऐसा नहीं है कि हर गांठ जो है वो कैंसर ही होता है, लेकिन एक एग्जामिनेशन करवाना, एक क्लिनिशियन से चेक करवाना एक बहुत ही जरूरी चीज होती है। दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सारी लेडीज जो आती हैं वो ऑलरेडी स्टेज 4 हो जाती हैं, क्योंकि बताया नहीं, किसी से शेयर नहीं किया, कोई गाइड करने वाला नहीं था, घर के आसपास कोई लेडी डॉक्टर नहीं थी। ये सब बातें बहुत कॉमनली हम देखते हैं कि स्टेज 4 होते होते 6-7 महीने में पेशेंट जो है वो स्टेज 4 में पहुंच जाता है। अब आप कहेंगे कि स्टेज 4 में हो गया तो मैमोग्राफी कराने की क्या जरूरत है, ये वो। इसका एक बहुत बड़ा एक कारण आपको बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कैंसर स्टेज 1 में डिटेक्ट हो जाते हैं उसमें कई बार कीमोथेरेपी की भी जरूरत नहीं पड़ती, सिकाई की जरूरत नहीं पड़ती और पूरा ब्रेस्ट काटने की भी जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ गांठ को निकाल के उसके आसपास फ्रोजन सेक्शन करके हम उस पेशेंट को बिल्कुल वैसे का वैसे घर भेज देते हैं, अगर पेशेंट का कैंसर स्टेज 1 या स्टेज 2 में आता है। अगर हमारे पास स्टेज 4 में चला जाता है, स्टेज 3 में, जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाएगी, जितना ज्यादा आप डिले करते जाओगे, कीमो के चांसेस बढ़ेंगे, सिकाई के चांसेस बढ़ेंगे, सर्जरी के चांसेस बढ़ेंगे। हो सकता है आपका ब्रेस्ट भी ना बचा जा सके, आपको पूरा का पूरा ब्रेस्ट निकालना पड़ेगा। तो क्यों ना बेहतर हो कि हम हर कैंसर को स्टेज 1 में डिटेक्ट करें। तो आज का हमारा जो कैंप का मेन मकसद था वो यही था कि मतलब जागरूकता फैलाने के लिए कि लेडीज जिस चीज के बारे में बात नहीं करती हैं उसके बारे में बात करें। और आज ये जान के आपको बहुत मुझे अच्छा लगा कि 40, 41, 42, 39 इतनी एज की भी बहुत सारी लेडीज आई जिनको जागरूकता थी कि मैमोग्राफी क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है। इसी तरीके से हमारा इस कैंप की यही एक मेन मकसद रहता है कि हम जागरूकता फैलाएं, और अगर कोई पेशेंट को जरा सी भी कंप्लेंट है या कंप्लेंट नहीं भी है वो मैमोग्राफी कराए, और अगर कुछ है ब्रेस्ट में तो वो जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। तो स्क्रीनिंग इसी को कहते हैं कि बिना किसी सिम्टम के आप टेस्ट कराने आगे। और अब सरकार भी कहती है कि 40 साल से ऊपर हर महिला का हर साल मैमोग्राफी होना जरूरी है। जी, इसमें डॉक्टर साहब आपने जैसे बताया कि गांठ नॉर्मली गांठें होती हैं, क्या उसके अलावा भी जैसे बुखार लगना या और कुछ शारीरिक बदलाव होना, ये सब भी कुछ आता है? तो जो शारीरिक ब्रेस्ट कैंसर में जो बाकी सिम्टम है, बुखार लगना, भूख ना लगना, वेट कम हो जाना, बदन में दर्द रहना, ये बहुत लेट आती है और मोस्टली स्टेज 4 में आता है। जो स्टेज 1 और 2 है उसमें सिर्फ गांठ होती है, वो गांठ बड़ी होती जाती है, निपल में से खून आने लगता है, दर्द, बुखार, भूख कम लगना ये थोड़ा लेट स्टेज में होता है। तभी हम कहते हैं एक गांठ, छोटी गांठ या बड़ी गांठ, हर गांठ जरूरी है। तो गांठ जो है अगर आपको ब्रेस्ट में फील हो रहा है तो फटाफट अपने नियरेस्ट ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट से जाके चेक करवाएं। जी जी। इसके अलावा और क्या आप सलाह देंगे महिलाओं को? मेरा यही सलाह रहेगा कि जो भी 40 से ऊपर हैं बिना किसी झिझक के अब खुद और अपने आसपास की जो आपकी फ्रेंड्स हैं, बहन हैं, माताएं हैं, सबको कैंसर के अगेंस्ट लड़ने के लिए प्रेरित कीजिए कि अगर हमें कुछ भी सिम्टम नहीं है तब भी चलो मैमोग्राफी करवा के आते हैं। एंड जैसे कि जो वर्किंग लेडीज हैं उस सब लोगों के आजकल हेल्थ पैकेजेस में इंक्लूडेड है, कंपनियां और इवन गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है सभी लेडीज को प्रेरित करती है कि हर साल मैमोग्राफी कराओ। इसी तरीके से जो हाउस वाइफ्स हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि घर का जो मेन जो केयर है ये हाउस वाइफ्स ही हैं जो हमारे घरों को चला रही हैं और जो नेक्स्ट जनरेशन को अच्छी गाइडेंस दे रही है। इनको हमें बिल्कुल निग्लेक्ट नहीं करना है। आप आइए, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि नेक्स्ट कॉमन कैंसर जो है इंडिया में वो सर्वाइकल कैंसर है। उसके अगेंस्ट अब वैक्सीन आ चुकी है, टीका आ चुका है। तो जो हमारे पास 2 मेन कॉमन कैंसर है, ब्रेस्ट और सर्वाइकल, दोनों के अगेंस्ट बहुत अच्छा इलाज है और वैक्सीन
9 साल से ऊपर की लड़कियों को अवश्य लगवाएं। 9 से 15 साल की लड़कियों को 2 डोज लगता है और 15 से लेके 45 इयर्स तक 3 डोज लगता है। अगर शादी से पहले ही लग जाए तो इसका जो एफिकेसी है, जो इफेक्ट है, वो लाइफ लॉन्ग बहुत ज्यादा अच्छा है। मोर देन 90% इफेक्ट है इन वैक्सीन का। अपनी बच्चियों को ये वैक्सीन जरूर लगवाएं और उनको सर्वाइकल कैंसर से बचाएं और 40 इयर्स होते ही अपना मैमोग्राम अवश्य करवाएं। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी, अगर आपकी फैमिली में कैंसर्स हैं, ब्रेस्ट कैंसर है, प्रोस्टेट है, आंतड़ियों का कैंसर है, पेट का कैंसर है, गले का कैंसर है, तो आप अपनी जेनेटिक टेस्टिंग भी करवा सकते हैं। उसमें क्या है कि पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ कैंसर्स जो होते हैं वो आगे आगे चलते हैं, हर पीढ़ी में आते हैं। तो अगर आपकी फैमिली में कैंसर्स की हिस्ट्री है तो आप अपने नियरेस्ट कैंसर सर्जन से कंसल्ट कीजिए कि हमें कौन सा जेनेटिक टेस्ट कराना चाहिए और आगे आने वाली पीढ़ियों को किस तरीके से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। बहुत अच्छा आपने बताया डॉक्टर साहब। ये तो स्टेज 1 की बात आपने कही, जागरूकता रखेंगे और स्क्रीनिंग कराते हैं तो उससे बच सकते हैं। लेकिन जो स्टेज 2, स्टेज 3 में आ गए हैं, जिनको ये है बीमारी हो तो चुकी वो और ज्यादा मानसिक रूप से निराशा की स्थिति में पहुंच जाती है महिलाएं, और उनका क्या इलाज हो सकता है? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर एक अकेला कैंसर है जिसमें हम कहते हैं 100% इलाज जो है वो पॉसिबल है। बाकी जो आप कह रहे हैं कि मानसिक रूप से वीक फील करना, देखो अब इतनी बड़ी बीमारी जब आती है तो हर कोई वीक हो जाता है। लेकिन अगर हम इसको एक फेज ऑफ लाइफ मान के चलें कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आनी थी, आई, अब हम इससे लड़ेंगे और कोई भी समय ना अच्छा ना बुरा हमेशा के लिए नहीं होता। बुरा समय कट जाएगा, अच्छा समय है वो आ जाएगा। अच्छे समय में ज्यादा खुश नहीं होना है, बुरे समय में ज्यादा निराश नहीं होना है। इसी तरीके से जिंदगी कट जाएगी। और डिजीज, बीमारी आई है तो इलाज जरूर करवाना है। प्लीज आप एक अच्छे कैंसर सेंटर में कैंसर सर्जन के पास जरूर जाइए। प्लीज इलाज कराइए। कैंसर का बहुत अच्छा इलाज अवेलेबल है और हर जगह अवेलेबल है। जी, एक सवाल जो आपसे पूछ रहा था कि उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट हम करते हैं? ओके, तो ब्रेस्ट कैंसर में हमारे पास 5 डिफरेंट तरीके के ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। सबसे पहला है सर्जरी। तो जो सर्जन होता है वो आपका जो ट्रीटमेंट चलता है उसके सेंटर में सर्जन होते हैं। आपके कैंसर सर्जन जो होते हैं वो बाकी हर चीज आपकी रेगुलेट करते हैं। किस तरीके से? आप सबसे पहले आएंगे, आपकी मैमोग्राफी हो गई। सपोज शक लग रहा है हाथ लगाने से, तो आपकी मैमोग्राफी ऑर्डर की गई। मैमोग्राफी में भी हमें कुछ शक लगा तो आपकी बायोप्सी किया जाएगा। बायोप्सी में हमें टिश्यू मिलता है जिसके ऊपर हम, जिसको कहते हैं बायोप्सी का रिपोर्टिंग करते हैं, और कुछ मार्कर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं IHC। उसमें आता है ER, PR, HER2/neu, Ki-67। फिर हमें लगा, प्रूव हो गया कि कैंसर तो है। फिर हम उनका मेटास्टैटिक वर्कअप कराते हैं कि शरीर में और कहाँ पे है। उसके लिए अलग अलग इन्वेस्टिगेशन है, जैसे कि एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड पेट का हो गया, पेट स्कैन हो गया। अलग अलग तरीके से हर डॉक्टर अपनी पसंद के अलग अलग टेस्ट करवाते हैं। एक बार हमें कंफर्म हो गया कि हाँ, अगर तो सिर्फ ब्रेस्ट में है तो हम ब्रेस्ट का इलाज किया जाएगा, अगर पूरी बॉडी में है तो कीमोथेरेपी जरूर दिया जाएगा। तो बेसिकली सर्जरी है, कीमोथेरेपी है, सिकाई जिसको हम रेडिएशन बोलते हैं, हार्मोन का ट्रीटमेंट जो कि हार्मोन पॉजिटिव कैंसर है, 5 साल के लिए टैबलेट चलती है, और कुछ टारगेटेड ट्रीटमेंट है जैसे कि ट्रास्टुजुमैब जो कि पर्टिकुलर एक टाइप के कैंसर में दिया जाता है। मैं मानती हूँ कि कई बार कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है थोड़ा महंगा पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये दवाइयाँ काफी महंगी थी पहले, लेकिन अब ये बहुत सस्ती हो चुकी हैं। सब लोग कैंसर का ट्रीटमेंट भी अफोर्ड कर सकते हैं। जी। अभी आपने जैसे बताया कि जैसे एक खास हिस्से में, शरीर के किसी खास हिस्से में कैंसर है, क्या वो दूसरे कैंसर की तरह ब्रेस्ट कैंसर भी दूसरे हिस्सों को प्रभावित कर सकता है? जी बिल्कुल। स्टेज 4 में जो मैं बता रही थी उसमें जो ब्रेस्ट कैंसर जो है वो डिफरेंट हिस्सों में चला जाता है। मोस्ट कॉमनली ये लंग्स में जाता है, जिसमें मरीज को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। हड्डियों में जाता है, जिसमें पीठ में दर्द, मरीज हमेशा कहते हैं कि पीठ में दर्द हो रहा है। और थर्डली लिवर में भी जाता है। तो पेट का अल्ट्रासाउंड हम इसीलिए करवाते हैं कि लिवर में कितना % इन्वॉल्वमेंट है। मोस्टली इन 3 जगह पर जाता है, बट मैंने ऐसे भी पेशेंट्स देखे हैं जिनकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो चुकी होती है जब वो स्टेज 4 में जाते हैं। बिकॉज इसलिए क्योंकि
अवेयरनेस नहीं है, जानकारी नहीं है कि कहाँ जाना है, क्या करना है। 5-5, 6-6 महीने हम रिपोर्ट लेके इधर उधर भागते हैं, उसी में हमारा समय जाया हो जाता है। लेकिन हमें एक विश्वास के साथ जाना है कि हम जा रहे हैं इस जगह और इलाज जल्द से जल्द शुरू करवाना है। जी जी। डॉक्टर साहब अगर इसके बारे में थोड़ा बता सकें अगर आप कि इसकी कॉस्टिंग एवरेज, क्योंकि इसके लिए लोग सबसे पहले चिंतित हो जाते हैं कि कैंसर है तो अब तो लुट गए, तो इस बारे में अगर आप थोड़ा सा बता सकें। देखिए, सबसे पहले कॉस्ट, जैसे मैं अभी बता रही थी कि टारगेटेड ट्रीटमेंट जैसे ट्रास्टुज़ुमैब है, बेसिकली इन्हीं दवाइयों के ही खर्चे कई बार हो जाते हैं। लेकिन अब ये कुछ दवाइयां इसमें से इंडिया में भी बनने लगी हैं। पहले यही एक टीका था जो कि 35-40 हजार में एक टीका लगता था और 17 टीके टोटल लगते हैं। लेकिन अब वही इंडिया में बनते हैं और उसका कॉस्ट सिर्फ 11,000 रुपए पर टीका। हर कोई अफोर्ड कर सकता है और वेरियस स्कीम्स होती हैं जिसमें हम सर्जरी का, कीमो का कॉस्ट जो है वो कम आराम से किया जा सकता है। लेकिन अगर पेशेंट चाहे तो हम उसके लिए क्राउड फंडिंग भी करते हैं। व्हाट इज क्राउड फंडिंग? कि हमारे जो पुराने पेशेंट जो ठीक हो चुके हैं, बहुत से हमारे ऐसे पेशेंट हैं जो कि डोनेट करते हैं पेशेंट को, डायरेक्टली पेशेंट को ही पैसा दिया जाता है कि आप इससे अपनी मेडिसिन खुद से खरीदिए। उसमें हमारा कोई रोल नहीं रहता। जैसे अभी हमारे पास एक पेशेंट आई थी जिसको पेट का कैंसर था, तो हमारे एक पुराने पेशेंट ने उसका ट्रीटमेंट स्पॉन्सर किया, उसको डायरेक्टली पैसे दिए एंड पेशेंट ने खुद अपना इलाज कराया। तो ऐसा नहीं है कि आपको डायग्नोज हो गया और आप एकदम घर में बैठ गए कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। आप आइए, हम आपकी हर तरीके से हेल्प करने के लिए, और हम ही नहीं, बहुत सारे इनफैक्ट डॉक्टर्स हैं जो हर तरीके से आपकी हेल्प करने के लिए आगे आते हैं। जी डॉक्टर साहब, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में महिलाओं में सबसे ज्यादा एक परेशानी देखी गई है। जैसे ये डिटेक्ट होता है वो परेशान हो जाती हैं कि उनका सौंदर्य खराब हो जाएगा या एक मातृत्व बोध जो कम हो जाएगा, ऐसा देखा गया है। उनके दिमाग में ये जानते हैं कि ब्रेस्ट में कैंसर है, उनको लगता है कि शायद वो रिमूव कर दिया जाएगा। तो क्या ये अगर निगेटिव भी है चीजें, तो क्या पूरे ब्रेस्ट को हटाया जा सकता है या उसका कोई और वैकल्पिक कोई तरीका है? देखिए, पहले के ज़माने में, पहले मैं क्या कहूँ, आज से मान लीजिए अब 20 साल पहले जब भी किसी को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज होता था तो उसका पूरा ब्रेस्ट निकाल दिया जाता था। लेकिन आजकल हमारे देश में, इनफैक्ट में भी एक टेक्निक आई है जिसको हम बोलते हैं ब्रेस्ट ऑन्कोप्लास्टी, जिसमें हम सिर्फ गांठ निकाल के आसपास के जो एरिया है उसको हम फ्रोजन सेक्शन टेक्निक से टेस्ट करते हैं कि अब कोई छोटे से छोटा सेल भी कैंसर का बॉडी के अंदर तो नहीं रह गया, और फिर हम उस ब्रेस्ट को पहले की तरह ही बनाते हैं। इसको हम बोलते हैं ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी या फिर और ब्रेस्ट ऑन्कोप्लास्टिक टेक्निक के द्वारा पहले की तरह ही ब्रेस्ट को बनाया जाता है। इवन स्टेज 4 कैंसर्स, जहां पे पहले कीमो दी जाती है, ट्यूमर को छोटा किया जाता है, फिर सर्जरी किया जाता है, उससे भी हम इवन स्टेज 4 कैंसर्स में भी हम पेशेंट की ब्रेस्ट को कई बार बचा लेते हैं। तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि अब एक बार कैंसर आ गया अब मेरा ब्रेस्ट पूरा हट जाएगा। बहुत सी टेक्निक है कि जिसमें हम नया ब्रेस्ट भी बनाते हैं और पुराने वाले को ही उसकी पहली जैसी शेप जैसा रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो अगर आपको कुछ भी गांठ लग रहा है तो प्लीज ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट को जाके कंसल्ट कीजिए। डॉक्टर साहब, अगर आपको किसी महिला को, किसी माता बहन को इस तरह की दिक्कत वो महसूस कर रही हैं और आपसे संपर्क करना चाहें, तो कैसे संपर्क किया जा सकता है आपसे? सबसे पहले हमारा ये स्टार कैंसर केयर एंड ब्रेस्ट क्लिनिक सेक्टर 5 रोहिणी में है। आप गूगल पे भी इसे सर्च कर सकते हैं। छोटू राम पार्क के बिल्कुल सामने पड़ता है। और हमारा फ़ोन नंबर जिस पे आप कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट है starcancer.com के नाम से, और हमारा ईमेल आईडी है starcancercareandbreastclinic.com। फ़ोन नंबर 9467301244। आप कभी भी इसे कॉल कीजिए, आपको हर तरीके का जानकारी जो है इस पे अवेलेबल रहेगी। डॉक्टर साहब, ब्रेस्ट कैंसर को कैसे रोका जा सकता है? तो सबसे पहले जिसको हम कहते हैं कि
जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट, जैसे अगर घर में आपके मदर, जिसको हम बोलते हैं हाई रिस्क फैमिली, अगर आपकी मदर, बहन, मौसी, नानी, बुआ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में कंसिडर होती हैं और उनका रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। दादी, अगर इनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो आप एक हाई रिस्क पे हो जाते हैं। ऐसे में आपको जो अपना खुद का ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होता है, जिसको हम क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बोलते हैं, वो 25 साल पे शुरू कर देना चाहिए। और सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन 25 साल पर, और क्लिनिकल जो है आप एनुअल, मतलब कि हर साल चेक करवाने जरूर जाइए। और अगर आप हाई रिस्क फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपका फर्स्ट डिग्री रिलेटिव इन्वॉल्वमेंट है, फैमिली में बहुत सारे कैंसर्स हैं, तो आप MR मैमोग्राम करवाएंगे, जैसे हम MRI मैमोग्राम बोलते हैं। एक्सरे मैमोग्राम से भी पहले शुरू कर दिया जाता है। इसको हम एज अर्ली एज 25 to 30 ईयर्स में भी कर सकते हैं। तो एक तो ये बात है कि हाई रिस्क फैमिली है अगर हमारी, तो हमें जल्दी जल्दी स्क्रीनिंग करवाना है। सेकंड जो हमारी इसमें चीज़ होती है, जो आम जनता के लिए हम कहेंगे कि आपका वेट रिडक्शन बहुत ज़्यादा, अगर आप वेट है आपका, मोटे हैं आप, तो एक्सरसाइज कीजिए, वेट अपना कम रखिए। अगर आपको थायराइड है, अपनी दवाई समय से लीजिए। बीपी शुगर जैसी बीमारी, बीपी शुगर हाइपोथायराइड, जिसमें मोटापा होता है थायराइड में, ये सब आपको वेट बढ़ाते हैं। अगर आपको ये है तो आपका रिस्क नॉर्मल पॉपुलेशन से थोड़ा ज़्यादा है, तो सब चीज़ को कंट्रोल में रखिए। सेकेंड, जैसे व्हाट आई से इज नॉट ईटिंग जंक फूड, बाहर का खाना, पैक्ड खाना जिसमें प्रेजर्वेटिव है, वो कम से कम होना चाहिए। डाइट में रंग भरे फ्रूट्स बहुत ज़्यादा इंक्लूड कीजिए। एंड लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, क्योंकि आपको मालूम होगा कि हमारी डाइट में विटामिन डी का कोई सोर्स नहीं होता। हमें विटामिन डी सिर्फ सूरज से मिलता है और कोई सोर्स नहीं है, और ऑलमोस्ट लेडीज इसीलिए विटामिन डी में डेफिशिएंट होती हैं, कम होता है। और ये पाया गया है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी इज लिंक्ड टू ब्रेस्ट कैंसर डेवलपमेंट। और जब आपका बच्चा होता है तो कम से कम 6 महीने उसे ज़रूर अपना दूध पिलाइए। ये भी स्टडीज़ में बताया गया है कि अपना दूध पिलाने से आपको ब्रेस्ट कैंसर के अगेंस्ट सुरक्षा मिलती है। तो ये सब आप बातें ज़रूर ध्यान रखिए। जी। और इसमें क्या जैसे लाइफ स्टाइल है, जो रूटीन, डेली रूटीन होती है, जो कभी भी सो रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, कभी भी, हाँ, तो एक स्टडी कंडक्ट हुई थी जिसमें कहा गया कि जो नाइट शिफ्ट वर्कर्स होते हैं, जैसे बहुत सारी हमारी लड़कियां हैं जो कि फॉरेन कंपनीज के लिए काम करती हैं, रात को काम करती हैं, दिन में सोती हैं, ये एक स्टडीज आई थी कि जो नाइट शिफ्ट वर्कर्स हैं उसमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज़्यादा पाया गया। तो अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं, अपनी स्क्रीनिंग कराते रहिए, अपने आप को चेक ज़रूर कराते रहिए, और दैट्स इट। आई थिंक अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है अपने काम के साथ साथ। जी। कुल मिला के अपने जो नियमित दिनचर्या है उसको बैलेंस रखें, खान पान को बैलेंस रखें, सूरज की किरणें लें, और नियमित रूप से स्क्रीनिंग करवाएं या करते रहें। जी। एग्जैक्टली। और जब भी कहीं डाउट हो तो आप एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें, उसमें हिचक ना करें। डॉक्टर श्रेया जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज उन्होंने समय निकाला और इस चर्चा में उन्होंने हिस्सा लिया है। और जितने भी दर्शक हैं, खास करके पुरुष दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा कि वो अपने घर की महिलाओं में अगर इस तरह के किसी लक्षण या किसी चीज़ को पाते हैं तो वो तुरंत उन्हें डॉक्टर के पास जरूर ले जाएं। और डॉक्टर श्रेया से अगर इस बारे में आप मदद लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका नंबर इंक्लूड है, आप इनके नंबर पे भी इनको संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही मित्रों, किसी दिन किसी और शख्सियत के साथ फिर हम बातचीत करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, धन्यवाद।